नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा अरोड़ा दिव्य द इनसाइट क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की, जिसके अंदर हम विगत क्लासेस के अंदर पुरानी कक्षाओं में अ, बात कुछ कर चुके हैं पितृसत्तात्मक व्यवस्था की, या उदारवाद की, नारीवाद की। आज हम बात कर रहे हैं लिबरलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में उदारवाद। पिछली कक्षा में हमने उदारवाद के कई रूप पढ़े। सामाजिक उदारवाद पढ़ा, भारतीय उदारवाद में नारीवाद का पढ़ा। तो अगर आपको इन सब के बारे में देखना है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं लिबरलिज्म इन इंडिया, भारत में उदारवाद। पिछली कक्षा में जब हमने बात की सामाजिक तत्वों के अंदर, सामाजिकता के अंदर बात की भी, किस तरीके से महिला जो है उदारवाद में आगे आ रही है। उदारवाद का जो उत्थान हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि भारत में कैसे वो आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। भारत के अंदर महिला के अंदर उदारवाद की जो भावना आई वो आज़ादी के समय आई। आज़ादी के समय महिलाएं जो थी अपने घर की सीमाओं से बाहर निकलकर देश की आज़ादी में कंधे से कंधा मिलाकर बराबर चलने लगी, राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लेने लगी, लाठी का प्रहार जो था वो उसको सहन करने लगी, जेल की यात्रा करने लगी। तो इसी के कम समकक्ष हम आगे पढ़ें कि सामाजिक जीवन में जो उदारवाद है उसका क्या योगदान है। तो सामाजिक जीवन में भारतीय नारी का इस उदारवाद में बहुत ज्यादा योगदान है। सामाजिक जीवन में जिस तरीके से आगे बढ़े महिलाएं जो थी, जब उन्होंने ये समझा कि भी उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य है, वो सिर्फ सेवा का मतलब, ये सामाजिक जीवन में सेवा से मतलब सिर्फ पति की सेवा और बच्चों की सेवा से नहीं है, देश सेवा से है। तो इसके अंदर उन्होंने वृद्धावस्था या और जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं से वो जुड़ने लगी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में आगे आने लगी, समाज के और हिस्सों में आगे बढ़ने लगी, अपनी दक्षताओं को दिखाने लगी, जिसकी वजह से उनका कार्यक्षेत्र बढ़ने लगा, उनकी कार्य की शैली बदलने लगी। उस कार्य को उन्होंने अपने अस्तित्व को पहचानना प्रारंभ किया। सामाजिक जीवन में इसी उद्देश्य के साथ में जीवन की जो सक्रिय शैली के अंदर बदलाव आना शुरू किया, समाज में परिवर्तन आना शुरू हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सक्रिय जीवन का योगदान प्रारंभ हो गया। ये एक बहुत बड़ी चीज आई थी सामने कि जब महिलाओं ने अब आज़ादी के कार्यक्रम में हिस्सा लेना शुरू किया, उन्होंने ना सिर्फ आज़ादी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया, उन्होंने सब हिस्सों में, राष्ट्रीय आंदोलनों में हिस्सा लिया, किसान आंदोलनों में हिस्सा लिया, उससे जुड़े हुए जितने भी कार्यरत जो क्षेत्र थे, प्रजामंडल का जो कार्यक्रम था उसमें हिस्सा लिया, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी, अपनी योग्यता दिखाने लगी। तो इससे महिलाओं के अंदर एक जो दक्षता का रूप सामने आने लगा, और उसके साथ साथ बाकी जो और भी कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी उनकी इन्हीं दक्षताओं को सराहना शुरू किया। इसके अंदर ये एक चीज और थी कि जो ये समय था वो एक ऐसा समय था जब अंग्रेजी पाश्चात्य संस्कृति देश के अंदर प्रवेश कर गई। जब पाश्चात्य संस्कृति जब देश के अंदर प्रवेश करी तो उनका रहन सहन, कार्यशैली के साथ साथ पहनावा भी महिलाओं ने अपनाया। महिलाओं ने उनके जो पहनावे को अपनाया, वो पहनावा अपनाने वाली महिलाएं सामाजिक कार्यशैली के विकास का प्रतिबिंब नहीं थी। आज भी जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई अगर ये कहे कि भी मैं मॉडर्न हूं, और मॉडर्नता के नाम पे सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे है कि मॉडर्न के नाम पे अश्लील कपड़े पहनना, अश्लीलता दर्शाना, वो
सामाजिक जीवन के अंदर योगदान नहीं देता, वो उसको हमारी तरक्की को, हमारे विकास को बढ़ावा नहीं देता। हम अगर समाज के अंदर ये कहें कि भी हम आधे कपड़े पहनकर बाजार जा रहे हैं और हम मॉडर्न हैं, तो ये गलत है। मॉडर्न बनना है अगर ये चीज़ जो पाश्चात्य संस्कृति से आई, इसके विकास, हर चीज़ का, हर जगह का एक अपना रहन-सहन और रंग ढंग होता है, हम उसके अनुसार बदलना चाहिए। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। विदेशों के अंदर अगर सिंपल सी चीज़ है कि भी सभी एक रूप, एक ही रंग में चल रहे हैं तो कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन अगर 100 में से कोई 2 जने अलग रूप में चल रहे हैं तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और वो अजीब लगता है। अगर आप उस रूप के अंदर, पहली बात तो जो हमने लिबास पहना है वो हमारी किसी भी तरीके से हमारी दक्षता को नहीं दर्शाता। सलवार सूट पहनकर भी कोई व्यक्ति मॉडर्न हो सकता है। किसी ने जीन्स पहनी है तो वही मॉडर्न होगा, ये कहीं की परिभाषा नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉडर्न हमें दिमाग से होना है, हमारे खुले विचारों से होना है। खुले विचार जो हमें आगे की बढ़ती हुई तरक्की को दिखाएँ। ये पाश्चात्य संस्कृति का जो लिबास आया, ये उसको आने वाले विकास को प्रतिबिंब नहीं करता। विकास को प्रतिबिंब करने वाली, राष्ट्रीय सेवा से अपनी दक्षता को राष्ट्रीय सेवा की तरफ बढ़ाने वाली, सामाजिक विकास में अपना हिस्सा देने वाली महिलाओं से प्रतिबिंब हुआ। जो महिलाएं, हम जितने भी उच्च उच्च युक्त या उच्च पद पर महिलाएं देखें, जैसे कल्पना चावला को अगर हमने देखा, या इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, या और भी कार्यरत अलग अलग क्षेत्रों से कार्यरत व्यक्ति जो होता है, जितने भी ये हमने उच्च नाम लिए, इन सब में हमेशा इन्होंने दिमागी तौर पर अपने आप को विकसित किया, मॉडर्न हुए। तो उस मॉडर्न नेचर को जो इन्होंने प्रदर्शित किया वो विकास के साथ जुड़ा हुआ था, जो आगे की दृष्टि से, यानी आगे वाली आने वाली पीढ़ी को भी इन्होंने प्रेरित किया और उसको भी ये आगे लेकर बढ़े, जिसके नक्शे कदम पर हम अपनी बेटियों को या हम खुद उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आगे बात करें संविधान में परदता समानता, ये वाला जो टॉपिक है, संविधान परदता समानता, ये सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है। जब संविधान, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तब उसमें सबके लिए समान कानून बने। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं था। ये जो भेदभाव जो हुआ, या जो था लिंग भेदभाव, हमारे सबसे बड़ा इस विषय के ऊपर चर्चा करने का जो हमारा कारण है वो लिंग भेदभाव है, लिंग पक्षपात है, जिसके लिए हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पुरुषों को के बराबर जो है महिलाओं को वही समान उच्च दर्जा प्राप्त हो, उतना ही कार्यशैली पर कार्यरत हो। तो जब हमने सामाजिक जीवन सक्रिय योगदान के बारे में बात की, तो उसके अंदर जब मैंने आपको बताया कि दिमागी तौर पर मॉडर्न होना है, तो इस दिमागी तौर पर मॉडर्न होने का कार्यरत ये था, जब महिलाओं ने ये कहा, मैं कोई अप्सरा नहीं, मैं कोई गुड़िया नहीं, मैं भी पुरुषों के समान एक मानव हूं और मेरे पास भी पुरुषों के समान ही दिमाग और कार्य करने की क्षमता है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ। ये बात जो आई थी वो सामाजिक जीवन में सक्रिय योगदान के तहत आई थी, और यही बात का उदाहरण संविधान परदता समानता के अंदर भी आया। जब संविधान ने किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव किए बिना देश के हर एक नागरिक को समान अधिकार प्रदान किए, ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई लिंग, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, देश के हर एक नागरिक के पास एक समान अधिकार, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर वह एक समान कार्य कर रहे हैं तो उसका मेहनताना भी उनको एक समान ही मिलेगा। ये मेहनताने में किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं होगा जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो संविधान परदता समानता के दौरान कही गई थी, और संविधान के अंदर यही बात लिखी गई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन्हें समान स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें अपने मर्जी से अपनी
इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है और उसी कार्य के अनुसार उन्हें मेहनताना भी दिया जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, एक समान एक बराबर कार्य का एक समान मेहनताना यहाँ प्राप्त होगा। ये एक बहुत बड़ी चीज जो थी ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो संविधान के अंदर आई, जो कि सामाजिक जीवन सक्रिय योगदान से ही जुड़ी हुई थी। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन फेमिनिज्म ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, यानी पर्यावरण एवं विकास पर जनसंख्या एवं नारीवाद। जब हमने अभी चर्चा की संविधान प्रदत्ता समानता की, तो उसके अंदर एक शब्द जब संविधान जुड़ा हुआ था वो पर्यावरण को लेकर भी जुड़ा हुआ था। उसी संविधान के अंदर जब हम आगे कार्यरत हुए तो उस कार्यरत में क्या हुआ कि पर्यावरण विकास के साथ साथ उसमें एक शब्द और जोड़ दिया गया, जनसंख्या का। भारत जब आजाद हुआ था और आज का समय जब वो विकासशील से विकसित की तरफ तरक्की कर रहा है, तो उस समय बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए एक विशेष मुद्दा है। और जब बढ़ती हुई जनसंख्या एक विशेष मुद्दे के रूप में आती है, तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसका एक सबसे मेन इफेक्ट जो बढ़ता है, या तो वो कमजोर वर्ग पर पड़ता है या गरीब तबके पर पड़ता है। तो जो कमजोर वर्ग, अगर हम भारत की जनसंख्या को सिर्फ दो हिस्सों में बांटें या उसके दो हिस्से के रूप में देखें भी, जैसे एक पुरुष और एक महिला, तो उसके अंदर कमजोर तबका माना गया कौन? महिला का। हम महिलाओं को ही पुरुषों के बराबर लाने की तर्क के लिए बात कर रहे हैं, तो कमजोर वर्ग कौन सा हुआ? महिला का। और उसी महिला के वर्ग के साथ जब अगर अपन बात करें भी, कमाने वाला कौन है? मेन कामगार कौन है जी? पुरुष। कामगार कौन है जी? पुरुष। तो जब ये पुरुष काम करने वाला है, तो इस पुरुष कमा के ये ला रहा है, तो धन जाहिर सी बात है इसके पास है। तो महिला जब इसके ऊपर जुड़ी हुई है, इसके साथ जुड़ी हुई है, वो कोई काम अगर करती नहीं, उसका काम क्या है कि घर पे रहना, बच्चों की देखभाल करना, तो वो जब आर्थिक दृष्टि से तो वो उसको इसका कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा, उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा। जब उसको नहीं मिल रहा तो वो किस पर आश्रित है? वो कंप्लीटली पुरुष पर आश्रित है कि भाई अगर वो खाना देगा तो वो उसकी मर्जी से, भी कपड़े दे तो उसकी मर्जी से। तो महिलाएं जो डिपेंडेबल यानी आश्रित किस पर होगी? पूरी तरह से पुरुष पर डिपेंड है। तो ऐसी कंडीशन में उनकी खुशियों के लिए, मतलब एक तरह से वो अपनी खुशी या अपनी इच्छा के लिए भी किस पर निर्भर होगी? पुरुष पर निर्भर है। तो फिर ऐसी कंडीशन के अंदर जब पर्यावरण और विकास और जनसंख्या के अंदर बात आती है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या, हर एक फैसले के का अधिकार किसका हो गया? पुरुष का। हर घर का जो हर एक फैसला है वो किसके ऊपर हो गया? पुरुष के ऊपर। यहाँ तक कि भी जो है कि भी बच्चे कब पैदा करने हैं, कितने करने हैं, इसका भी मेन अधिकार किसके हिस्से में? ये पुरुष के। महिला का इसमें उसमें बच्चे मतलब पैदा कर रही है महिला, लेकिन योगदान उनका सिर्फ वो बच्चे पैदा करने तक है, फैसला लेने का नहीं है। तो ये भी एक जनसंख्या विकास के ऊपर नारीवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है। इसी मुद्दे पर अगर हम आगे बात करें, जैसे पर्यावरण विकास एवं जनसंख्या एवं नारीवाद, इसके अंदर किन किन मुद्दों पर बात हुई? इनके अंदर सबसे मेन मुद्दा जो आया भी, आज के दिन जो हम अगर जनसंख्या को कम करना है तो उसके लिए सोच बदलनी होगी। ये तो बड़ी बात है, सोच बदलनी है। तो सोच, जाहिर सी बात है कि जनरेशंस की सोच कब बदलेगी? जनरेशंस की सोच तब बदलेगी जब पढ़ाने वाले की सोच बदलेगी, जो ज्ञान देने वाले की सोच बदलेगी। भी अगली पीढ़ी को जो ज्ञान दे रहा है उसकी अगर सोच बदली, तो जाहिर सी बात है कि अगली पीढ़ी की सोच भी बदलेगी। भी स्कूल में अगर मैं पढ़ा रही हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो अगर वहां सोच बदली, तो घर के अंदर पढ़ाने का, संस्कार देने का काम कौन कर रही है? माएं, माताएं, महिलाएं। पढ़ा कौन रही हैं? महिलाएं। अगर उनकी सोच बदली तो बच्चों की सोच अपने आप ही बदलेगी। भी हमारे जो पुराने विचारों में यही था कि हर फैसला किसने लेना है? पुरुष ने। बच्चे कितने पैदा होने, ये भी घर वाले, मतलब बड़े फैसला लेंगे, बुजुर्ग फैसला लेंगे या पति फैसला लेंगे। महिला का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे बदलता समय है, ऐसा समय जिसके अंदर क्या है कि जब फैमिली आगे बढ़ानी होती है,
तो पति पत्नी मिलकर ये फैसला लेते हैं। हमारा समय बदल चुका है, आज के समय में काफी परिवर्तन आ चुका है इस सोच के अंदर। अब इस सोच के अंदर पुरुष के साथ साथ महिला की सोच भी बराबर की योगदान देती है। तो ये सोच बदली कहाँ से? ऊपर से बदल कर आई, जनरेशन नहीं तो बदली, बताने वाले नहीं बदली। अगर वहां से परिवर्तन नहीं होता तो आज ये परिवर्तन नहीं हुआ होता। बहुत जरूरी चीज है कि ये जो परिवर्तन आया ये किस चीज का आया? ये नारीवाद का। ये किस चीज का परिवर्तन था? नारीवाद। सामाजिक और आर्थिक विषमता दूर करना। अगर जनसंख्या को कम करना है तो सामाजिक और आर्थिक विषमता को दूर जरूर करना बहुत जरूरी है, सबसे मेन पॉइंट है। भी अगर हम ये देखें कि ये सोच जो परिवर्तन हुई कि भी आज के दिन क्या है कि जो पढ़े लिखे विचार के जो पेरेंट्स हैं वो सोच के चलते हैं कि भी ना भी हमें बच्चे 2 ही करने हैं, 1 करना है या 2 करने हैं। क्यों करने हैं? अरे सबसे बड़ी मुद्दा तो इस बात का आता है कि भी बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने के लिए खर्चा लगेगा। सबसे मेन चीज कि 1 बच्चा कर लो या 2 बच्चा कर लो, उसको कुछ बना लो, कुछ बनाने के लिए उसके ऊपर पैसा लगेगा। और एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है अधिकतर, उसके पास इतना पैसा तो है नहीं, कहीं भी नहीं होता। तो वो तो जितना कमाएगा उतना लगाएगा। अब जितना कमाएगा उतना लगाएगा तो फिर वो 4 बच्चों पे तो खर्च नहीं कर सकता। अगर 4 पे करना है तो फिर वो लिमिटेड एरिया में करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है। और उसके अंदर अगर इसको कम करना है तो वही छोटे तबके में देखें, भी छोटे तबके के अंदर क्या है कि भी जब बच्चे बढ़ रहे हैं उसके अंदर तो वो बच्चे ही पैदा इसलिए कर रहे हैं, वो बच्चे ही इसलिए पैदा करेंगे भी 4-8 हाथ हो जाएंगे कमाने वाले। छोटे गरीब लोग, कमजोर तबका है जो, इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हैं भी 4 हाथ कमाने वाले हो जाएंगे तो 4 रोटी घर में ज्यादा आ जाएगी। तो यही चीज है कि भी सामाजिक और आर्थिक विषमता अगर दूर होगी तो जनसंख्या पर भी कंट्रोल होगा। फिर दूसरी चीज कि मुनाफे के लिए प्राकृतिक संपदाओं पर रोक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आज के दिन क्या है, पर्यावरण को अगर बचाना है तो सबसे मेन चीज है कि भी हमें प्राकृतिक संपदा को बचा के रखना पड़ेगा। प्राकृतिक संपदा को बचाना है तो इसको बढ़ाने के लिए भी मेन चीज है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि भी वो मुनाफे के लिए तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं या बाकी चीजों का दोहन होता जा रहा है। तो ये भी क्या है कि अगर बढ़ती हुई जनसंख्या का भी सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण का दोहन भी उतनी तेजी से होगा। और ये भी फिर उसके बाद नेक्स्ट की जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उसमें आदिवासी और ग्रामीण जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के नैतिक जिम्मेदारी। आज भी जो कई प्रजातियां ऐसी हैं, कई जातियां ऐसी हैं जो पर्यावरण सुरक्षा के अंदर बेहद योगदान देती हैं। आदिवासी जनसंख्या जो है, ग्रामीण जनसंख्या है, ये सीधा सीधा पर्यावरण से सबसे नजदीकी रिश्ता रखती है, पर्यावरण के सबसे नजदीक होती है। तो इनको क्या हुआ कि यहाँ पे संसाधनों के दोहन की जो जिम्मेदारी थी, नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पे आनी शुरू हुई ताकि इनको दूर किया जा सके, इन समस्याओं को दूर किया जा सके। फिर महिला पुरुष विषमता को दूर करना, हमारे पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के साथ साथ जो जिम्मेदारी है हमारी जनसंख्या विकास को रोक भी, जनसंख्या के ऊपर काबू करने की, तो उसके अंदर ये महिला पुरुष विषमता को दूर करना भी एक बहुत बड़ा आवश्यकता है। अगर ये समस्या दूर होगी कि महिला पुरुष विषमता दूर होगी तो सबसे पहले जनसंख्या पर रोकथाम यही होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फिर बेटे के पैदा करने की आवश्यकता, मतलब कि किसी के अगर बेटा नहीं पैदा हुआ तो बेटे को पैदा करने के चक्कर में जो लड़कियों की लंबी लाइन लग जाती है वो लगनी बंद हो जाएगी, सबसे पहली चीज। दूसरे, जब दोनों को इक्वलिटी बराबर मिलेगी, अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी, तो इन दोनों के बीच का जब भेद कम होगा तो दोनों की दक्षताओं में फर्क नहीं आएगा, तो उसके बीच में जो उनकी आर्थिक दृष्टि का जो फर्क है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। उसके साथ में महिला वर्ग को साधनों, सत्ता और समान अनुपात में भागीदारी मिलनी आवश्यकता है। जाहिर सी बात है कि ये अनुपात कम कब होगा, जब महिला वर्ग की जो पहुंच है वो सत्ता तक, साधनों तक और समान अनुपात में बराबर भागीदारी में पुरुषों के बराबर मिलनी शुरू हो जाए, तब जाके इसका विकेंद्रीकरण होना शुरू हो जाए, तब जाके ये महिला और पुरुष की विषमता जो है वो दूर होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था
ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम बात करें, ये तो हमने बात की किसकी, पर्यावरण एवं विकास पर जनसंख्या एवं नारीवाद की। किसकी बात की हमने, पर्यावरण एवं विकास पर जनसंख्या एवं नारीवाद की। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत में उग्र नारीवाद। किसकी बात करने जा रहे हैं हम, अगला टॉपिक इसकी बात कर रहे हैं, भारत में उग्र नारीवाद। भारत में नारीवाद की बात हम कर चुके हैं। भारत में नारीवाद कब आया, भारत में नारीवाद आजादी के समय। उग्र नारीवाद जब महिलाओं ने पूरा जोर लगा दिया कि अब क्या है, पुरुषों के बराबर ही चलना है। अब महिलाएं क्या है, भारत के अंदर भी जो स्थिति है वो लगभग बाहरी देशों के समान ही है। महिलाओं की भी सेम स्थिति है, चाहे आप कहीं मर्जी चले जाओ, बराबर स्थिति है। लेकिन विदेश जो विकसित देशों में उससे थोड़ा ज्यादा दयनीय। विकसित देशों में तो आज लगभग महिलाएं जो है वो पुरुषों के बराबर आकर खड़ी हैं, लेकिन हम अपने देश की महिलाओं को आज उसी स्थिति में लेकर आना चाहते हैं। तो ये कंडीशन बहुत तेजी से है। महिलाएं जो है अब अपनी दक्षता दे रही हैं। महिलाओं का ने सेवा का जो मेन उद्देश्य माना, भी सेवा सिर्फ ये नहीं है कि भी पति की सेवा करना, घर की सेवा करना, बल्कि सेवा का उद्देश्य है कि देश की सेवा करना, देशवासियों की सेवा करना, उसमें किसी भी तरीके से जुड़ना। अब इसके अंदर कई तरीके की जैसे चीजें हैं, नाथीबाई श्री दामोदर यूनिवर्सिटी जो थी उसको बाकी यूनिवर्सिटी के समकक्ष लाने के लिए जब बात हुई विधानसभा में, बीडी टेलर जी ने कहा कि महिलाएं जो है वो सिर्फ घर के कामकाज के लिए अपनी दक्षता जो अगर दिखा रही हैं, मतलब कि जो घर का जो कामकाज है उसके लिए जो बौद्धिक क्षमता है वो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जो महिला घर के कामकाज को परिपूर्ण तरीके से कर रही है तो वो देश का कोई भी काम आसानी से कर सकती है, क्योंकि घर के कामकाज में जो एक साथ मल्टीटास्किंग काम है उसको करना है तो वो सभी काम पूरी तरीके से कर सकती है। ऐसी ही बात हमारे उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी कही थी कि महिलाएं जो हैं वो अगर दक्षता पूर्ण कार्य में अगर सबसे उच्च दक्षता या सबसे उच्च वक्त जो काम कार्य उत्पादकता वाला जो कार्य है वो महिला का उसके घर का है, वहां पे अगर महिलाएं पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही हैं तो वो देश का सबसे सर्वोच्च कार्य कर रही हैं। ऐसा ही जो है सर्वपल्ली जी हमारे राष्ट्रपति जो थे उन्होंने भी इसी तरीके की बात की, यानी कि जो महिला मल्टीटास्किंग काम एक साथ कर रही है, क्योंकि वो उस अगर जो महिला घर पे हाउसवाइफ के रूप में काम करती है तो वो उस समय कुक भी होती है, वो मेड भी होती है, वो कपड़े भी धोती है, वो कपड़ों को सही तरीके से लगाती भी है, वो टीचर भी होती है, वो अपने बच्चों को पढ़ाती भी है, वो बच्चों को संस्कार भी देती है, वो अपने बच्चों की देखभाल करती है नर्स की तरह से, कभी कभी डॉक्टर बन के भी काम करती है, वो घर के हर छोटे बड़े हर व्यक्ति का काम करती है और वो एक साथ कई काम करती है। तो आप सोच के देखें कि भी कितने सारे लोगों का काम अगर एक महिला अकेली कर रही है, तो अगर उसको सही कार्य फील्ड में, अगर उसको प्रैक्टिकल फील्ड में या बाजार किसी और फील्ड में अगर डाला जाए तो वो कितनी उत्पादकता प्रदर्शित कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी चीज थी। आज हमने बात करी भारत में उदारवाद की, जिसके अंदर हमने कई टॉपिक पढ़े, सामाजिक जीवन में सक्रिय योगदान क्या, संविधान प्रदत्ता समानता, पर्यावरण एवं विकास एवं जनसंख्या नारीवाद और भारत में उग्र नारीवाद, जिसके अंदर हमने पर्यावरण एवं विकास एवं जनसंख्या नारीवाद के अंदर भी कई टॉपिक पढ़े। सामाजिक आर्थिक विषमता दूर करना, मुनाफे के लिए प्राकृतिक संपदाओं के ह्रास पर रोक, आदिवासी एवं ग्रामीण जनसंख्या को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, नैतिक जिम्मेदारी देना, महिला पुरुष विषमता को दूर करना, महिला वर्ग के साधनों एवं सत्ता में समान अनुपात में भागीदारी और विकेंद्रीकरण को अपनाना। ये कुछ टॉपिक हमने पढ़े। अब हम अगला टॉपिक लैंगिक विषमता के बारे में पढ़ेंगे, उसके साथ हम रूढ़िवादिता के बारे में पढ़ेंगे। जब हम रूढ़िवादिता के बारे में पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि भी वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, फिर उसके बाद मुगल काल में महिलाओं की क्या स्थिति थी, अंग्रेजों के शासन काल में महिलाओं की क्या स्थिति रही और आज के समय महिलाओं की क्या स्थिति है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ हम इसके आगे के पोर्शन में कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।